प्रश्न देखते हैं। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर ए से शहर बी की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर बी से ए की ओर वापस आती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या होगा। यानी कि एक शहर ए से किस तरफ बी के तरफ में बी तरफ के जाती है, तो नाव बोट यानी कि नाव की चाल कितना है, बोट की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा करंट धारा की चाल कितना है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि दूरी क्या है, निश्चित है, जितना जाती है उतना ही वो वापस क्या करती है, लौटती है। तो यहाँ पर धारा के दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल नहीं है, धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि डाउन में नाव की चाल निकालेंगे तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल कितना हो गया, 30 किलोमीटर। यानी कि वह धारा के अनुकूल जाती है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार रहता है। धारा की यदि विपरीत जाती है, धारा की विपरीत, धारा की प्रतिकूल चाल यानी कि अप में जाती है, तो 25 में से 5 घटा दें, कितना हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यदि नाव धारा की दिशा में जाएगी तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी, यानी कि 25 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और धारा के विपरीत जाएगी तो क्या होगा, 25 माइनस 5 होगा, यानी कि नाव के चाल में कमी हो जाएगा और धारा की चाल में जाएगा तो वृद्धि हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है औसत, तो औसत चाल बराबर होता है 2 गुने x गुने y और बाटा में x प्लस y, यानी कि 2 नाव की चाल कितना है 30 और धारा की चाल कितना है 20, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 50 हो गया। यहाँ पर कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि नाव की औसत चाल कितना हो गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, 1800 रुपये पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी कि हमारा मूलधन कितना है, 18,000 रुपये, मूलधन कितना है, 18,000 रुपये है और रेट कितना है, 25% है, रेट कितना है, 25% है और समय कितना है, 2 वर्ष है। समय क्या है, 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है। तो समय 2 वर्ष, तो 25% निकालना, 25 बटा में 100 हो गया, 25 एकम के 25 चौका 100, इसका क्या हो गया, 1/4 हो गया, क्या हो गया, 1/4, यानी कि 4 था, अब कितना हो गया, 4 से 5 हो गया, 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, अब फिर 4 से क्या हो गया, 5 हो। 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो इसी तरह बनाएंगे, 4 के 16 और 5 25, 4 का 16, ये हमारा मूलधन हो गया और ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। यानी कि मूलधन कितना दिया है, 18,000 रुपया, तो 18,000 बटा में क्या लिख देंगे, 16, क्योंकि मूलधन की तुलना मूलधन से अब पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब देखेंगे कि 16 से कितना हो गया, 25 हो गया, 16 से कितना हो गया, 25, तो कितना वृद्धि किया है, यानी कि 9, यानी कि 9 हमारा क्या हो गया, 9 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, यानी कि यहाँ पर 16 से कटाएंगे तो 1125 बार में कट जाएगा और 1125 में 9 से गुना करेंगे तो 10,125, 10,125 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, 10,125 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुना है। यदि आयत का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लंबाई को L मान लेंगे और चौड़ाई को B मान लेंगे। तो बोल रहा है कि चौड़ाई से 5 गुना है, क्या है, लंबाई है।
तो चौड़ाई 1 हो गया और लंबाई कितना हो गया 5x। यदि इसको x मानेंगे तो ये क्या हो गया 5x हो गया। तो आयत का परिमाप बराबर होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। तो परिमाप कितना दिया है 72 दिया है। तो 5x + x कितना हो गया कि 72 बराबर कितना हो गया 5 1 6 6 दूनी 12x क्या हो गया 12। 5 1 6 6x हो गया, 6 दूनी क्या हो गया 12, 12 के 72। x बराबर क्या हो गया 6, यानी कि हमारा लंबाई कितना हो गया 6, यानी कि हमारा चौड़ाई कितना हो गया 6, चौड़ाई कितना हो गया 6 और लंबाई इससे 5 गुना अधिक है। तो 6 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो गया 6 5 30 मीटर हो गया। क्या हो गया मीटर हो गया। अब पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि LB, लंबाई गुने चौड़ाई। तो 36 18 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर यानी कि 180 वर्ग मीटर, 180 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज है। यदि उनकी ऊंचाई AD और PS का अनुपात 3:8 है तो त्रिभुज ABC और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज ABC और यहाँ पर क्या हो गया D हो गया, और दूसरा का त्रिभुज क्या हो गया PQR और ये क्या हो गया S हो गया। तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है, ऊंचाइयों यानी कि AD अनुपात PS, 3:8 कितना दिया है 8 दिया है। कितना दिया है 3:8 दिया है। और पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग सिद्ध किए हैं त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होता है संगत भुजाओं के वर्ग का, संगत भुजाओं के वर्ग यानी कि वर्ग हो गया AD और बाटा में PS का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यानी संगत भुजाओं का क्या होता है वर्ग होता है। तो 3 बटा में क्या हो गया 8 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसका ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 3:8। तो 3 का 9 और 8 64, यानी कि आंसर कितना हो गया 9:64 हो गया। कितना हो गया 9:64। अगला प्रश्न है एक गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, तो उसकी औसत गति क्या है। तो एक पहला 1 किलोमीटर कितना चलती है 1 किलोमीटर, यानी कि दूरी क्या हो गया 1 किलोमीटर हो गया और चाल कितना हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकाल लेंगे यहाँ पर समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी 1 है और ये क्या है 120 है, 120 है समय। दूसरा अगला बोल रहा है कि दूरी कितना है 1 है, दूरी कितना है 1 है और चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर समय निकालेंगे, समय कि 1 बटा में क्या हो गया 1 बटा में क्या हो गया 40 हो गया समय। अब ये दोनों समय को जोड़ देंगे, 1 बटा में 120 प्लस 1 बटा में 40, तो इसका LCM निकाल लेंगे तो कितना हो गया 120 हो गया। तो 120 से कम 120 या 40 या 120, यानी कि 4 बटा में 120, 4 से इसको कटा दिए तो कितना हो गया 1 बटा में 30 हो गया। अब बोल रहा है कि औसत चाल, अब क्या बोल रहा है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय, कुल समय, दूरी बटा में कुल समय, यानी कि अगला ये 1 किलोमीटर है, ये अगला 1 किलोमीटर, कुल दूरी कितना हो गया 2 किलोमीटर, कुल दूरी कितना हो गया 2 किलोमीटर, कुल दूरी कितना हो गया 2 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पर 1 बटा में क्या हो गया 30 हो गया, 1 बटा में 30। तो जब बाटा के नीचे बाटा दिखाई देता है तो उसको क्या करते हैं पलट देते हैं, क्या करते हैं पलट देते हैं।
तो 30 दूना क्या हो गया 60, 30 दूना क्या हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसका औसत चाल कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है 48 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं और उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हम लोग पढ़े हैं MDH, यानी MDH फॉर्मूला से हम लोग क्या करें बनाए हैं, यानी कि पहला मैन गुने पहला दिन बराबर दूसरा मैन गुने दूसरा दिन, यानी कि पहला में 48 आदमी ये 15 दिन में क्या करते हैं, काम को समाप्त करते हैं। और दूसरा प्रश्न नंबर कितने आदमी की आवश्यकता होगी कि वे काम को 24 दिनों में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। 24 दिनों में क्या कर देंगे, समाप्त। तो ये 24 दूनी क्या हो गया 48, यानी कि 30। यदि 30 मैन रहेंगे, कितना 30 मैन रहेंगे, 30 आदमी रहेंगे तो काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 24। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का परिमाप 135 मीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 15 अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि पहली भुजा A है, दूसरी भुजा B है और तीसरी भुजा क्या है, C है। पहली भुजा A है, दूसरी भुजा B है और तीसरी भुजा क्या है, C है। यानी कि त्रिभुज की ये क्या है, भुजाएं। त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। अब इसमें बोल रहा है कि दो भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो मान ले इसको पहली भुजा को x मान लिए और दूसरी भुजा को भी x मान लिए। और अगला प्रश्न नंबर तीसरी भुजा जो है ना, बराबर भुजाओं से 15 क्या है, अधिक है। 15 क्या है, अधिक है। और त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 135 दिया है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया, 135। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C, यानी कि परिमाप 135 दिया है। और यदि यहाँ पर तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 3x प्लस क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 लिया कर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 120 बराबर क्या हो गया, 3x। 120 बराबर क्या हो गया, 3x। तो 3 से कटा दिए 40, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। और कौन सा भुजा पूछ रहा है, तीसरा भुजा। तो तीसरी भुजा x प्लस 15, तो 40 प्लस 15 यानी कि कितना आ गया, 55 आ गया। तीसरी भुजा कितना आ गया, 55 आ गया। दोस्तों अगला प्रश्न है 12, 14, 13, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11 और 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। यानी कि जो संख्या अधिक बार आई होती है वही संख्या का क्या होता है, बहुलक होता है। यानी कि संख्या की बारंबारता अधिक होना चाहिए। यानी कि संख्या की बारंबारता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। संख्या की बारंबारता क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 की बारंबारता कितनी है, 3 है। 13 की बारंबारता कितनी है, 13 की बारंबारता कितनी है, 3 है। 13 की बारंबारता कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर बहुलक बराबर भी क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा, 13 होगा। बहुलक बराबर 13 क्यों होगा, क्योंकि 13 की बारंबारता अधिक है। यानी कि इन संख्याओं में से 13 सर्वाधिक बार आया है। अगला प्रश्न है यदि 6, 4, 7 x 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या x का मान बताइए। यानी कि 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, x है। और इसको 11 से क्या करना है, विभाज्य करना है 11 से। तो हम इसको क्या करेंगे,
सम स्थान और विषम स्थान, यानी कि सम स्थान का योग माइनस विषम स्थान का योग घटा लें। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये क्या है 4 नंबर पर है। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन विषम अंक पर है, यानी कि 1 और 3 क्या है विषम अंक है। तो विषम कितना आ गया 6 हो गया और 7 हो गया। तो 6 + 7 हो गया माइनस विषम स्थान माइनस सम स्थान। तो सम स्थान पे क्या हो गया 4 हो गया और x हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 4 + x हो गया। तो अब हम 11 से विभाज्य करने के लिए यहाँ पर 0 लाएंगे और नहीं तो 11 का गुणज लाएंगे, यानी कि 11 आना चाहिए, नहीं तो 22 आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए 33 आना चाहिए, यानी कि 11 का टेबल वाला अंक आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 7 6 क्या हो गया 13 हो गया माइनस 4 प्लस, यदि x का मान हम 9 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। तो 13 में से 13 गया 0, यानी x का न्यूनतम मान कितना होगा, x का न्यूनतम मान अगला है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि 7 का टेबल में होना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 + ... 20 तक। तो हम क्या करेंगे 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का क्या कर लेंगे औसत निकाल लेंगे। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए बोलेगा तो शुरू और अंतिम वाले को क्या करते हैं जोड़कर 2 से क्या कर देते हैं भाग देते हैं। 2 से जोड़कर क्या करते हैं भाग देते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछता है तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 से गुना 7 × 5 = 35 के 5 × 3 और 10 7 के 17 और 3 क्या हो गया 73, यानी कि 73.5 ये क्या हो गया औसत हो गया। 7 के प्रथम 20 गुणजों का क्या हो गया ये औसत हो गया 73.5। अगला प्रश्न है ए ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। यदि यह 1872 रुपये में बिकी थी तो लाभ में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। यानी कि 1600 रुपया में बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है। 1600 रुपये में बेचने पर कितना रुपए का लाभ होता है 10% का लाभ होता है 1600 रुपये में बेचने। यदि वह 1600 रुपये में न बेचकर 1872 रुपये में बेचता तो कितना प्रतिशत अधिक लाभ होता, कितना प्रतिशत अधिक लाभ होता, कितना प्रतिशत अधिक लाभ। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रुपया में हमको कितना लाभ हो रहा है। तो रुपया में हम देखेंगे कि 272 रुपये क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो लाभ के बाटा में क्या हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, और गुने क्या हो गया 100 हो गया। तो 1 0 से 1 0 कटा दिया और 16 से कटा, 16 एकम 16, 16 7 बलोत्रा से, यानी कि हमारा 17% क्या हो गया लाभ हो गया। जब 1600 रुपये में न बेचकर 1872 रुपये में बेचते तो हमारा कितना प्रतिशत लाभ होता 17% क्या होता लाभ होता। अब देखेंगे कि पहले से हमको कितना अधिक रुपया लाभ हो रहा है। तो पहले हमको कितना 10% लाभ हो रहा था 10%, अब कितना लाभ हो रहा है 17%, यानी कितना अधिक लाभ हो रहा है 7%, यानी कि 7% हमको क्या लाभ हो रहा है अधिक लाभ हो रहा है। अगला प्रश्न है यदि 3 संख्याएं 2 5 6 के अनुपात में है और उनका योगफल 260 का क्या है आधा है, योगफल 260 का आधा है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा। यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या अनुपात 2:5:6 दिया है, 2:5:6 दिया है, और इनका योग
इनका योग जो है ना 260 का क्या है, आधा है। तो 260 का आधा निकाल लेंगे, यानी कि क्या हो गया, 130 हो गया। यानी कि अब इनका योगफल कितना हो गया, 130 हो गया। और 130 हो गया, और यहाँ पर अनुपात का योग कितना हो गया, 13 हो गया। अनुपात का योग कितना हो गया, 13। यानी ये योग का तुलना किससे करेंगे, योग से करेंगे। आप पूछ रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या का क्या कर देंगे, गुना कर। तो 13 से इसको घटाएंगे, 10 बार में कट गया। तो 13 दूनी कितना, 10 दूनी क्या हो गया, 20 हो गया। 10 दूनी क्या हो गया, 5a प्लस 7b बराबर 19 है। 5a प्लस 7b बराबर 19 है। और 7a प्लस 5b बराबर क्या है, 17 है। क्या है, 17 है। तो इसमें पूछ रहा है कि a प्लस 2 का मान क्या होगा, क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए एक बार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 12a प्लस 12b बराबर क्या हो गया, 36 हो गया। तो 12 यहाँ पर कॉमन कर लिए, तो a प्लस b का मान क्या हो गया, 36। तो बढ़ती आई क्या हो गया, 36। a प्लस b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो एक बार क्या किए हैं, जोड़े हैं। और अगला बार क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, अब की परी घटा लेंगे। तो 5a में से 7a, यानी कि 5a प्लस 7b बराबर 17 हो गया। और 7a प्लस 5b बराबर 17 हो गया। 5a प्लस 7b बराबर 19 दिया है। और 7a प्लस 5b बराबर कितना दिया है, 17 दिया। अब की पर इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 माइनस में है और बड़ा है, तो -2a हो गया। और ये 7b बड़ा है, तो प्लस में 2b होगा, और यहाँ पर 2 होगा। तो इसको 2 कॉमन कर लेंगे, तो -a प्लस b का मान कितना हो, 2। तो 2 से 2 कटेंगे, तो -a प्लस b बराबर क्या होगा, 1। तो दोस्तों हम एक सटीक प्रश्न, इस सटीक समीकरण का एक आंसर दे देंगे। कैसे, देखिए। हम जानते हैं कि यदि a माइनस b रहता है, तो a खाली जोड़कर जब 2 से भाग देते हैं तो बड़ा वाला का मान आता है। और यदि अब इस और एक बार घटाकर मान देते हैं तो छोटा वाला आता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि a माइनस में है, और यदि a माइनस b में रहता तो a को जोड़कर आंसर देते। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि a क्या चीज में है, माइनस में है। एक क्या चीज में है, माइनस में। तो यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, घटाकर 2 से भाग, तो 3। और 3 में से 1 घटाकर 2 से भागेंगे, तो 2 से 2 करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में। और यहाँ पर एक खाली जोड़ कर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 2 से कटाएंगे तो 2, यानी कि a का मान 1 आएगा और b का मान कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 तो कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे a प्लस b बराबर 3 दिया है, अब माइनस a प्लस b बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। यदि a माइनस b दिया होता तो हम लोग a का मान ज्ञात करने के लिए जोड़कर 2 से भाग देते हैं, और b का मान ज्ञात करने के लिए घटाकर 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। पहले वाला में क्या करेंगे, घटाकर 2 से भाग देंगे, और b वाले में जोड़कर क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो ऐसे ही हमारा प्रश्न बनता है। तो हमारे वीडियो के देखने के लिए थैंक यू। और हमारे